हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस अकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 का इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जिसमें आपका जो 6 नंबर चैप्टर था वैश्वीकरण, है ना, उसको आपको है ना, इसे आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, है ना, या वैश्वीकरण के कितने अंग होते हैं, ये सब समझ चुके थे। पिछले वीडियो में आप उदारीकरण, निजीकरण के बारे में भी जाने थे, वैश्वीकरण के बारे में जाने थे। तो उसमें आप जाने थे कि वैश्वीकरण क्या होता है। तो बताए थे आपको कि वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है ना, अपने देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था से, यानी कि विश्व के, है ना, दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। इसके बाद आप पढ़े थे कि है ना, भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण तीनों नीति कब बनाया गया, 1991 ईस्वी में। तो वैश्वीकरण के कितने अंग होते हैं, 5 अंग। आज पढ़ना है आपको, है ना, वैश्विक गाँव के बारे में। सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, वैश्विक गाँव। ठीक है, देखिए, तो वैश्विक गाँव का मतलब होता है कि वैश्वीकरण के प्रचार प्रसार के कारण, है ना, उसका जो प्रभाव होता है ना, वह मतलब अन्य देशों में है। तो एक ऐसा वैश्वीकरण के तहत मतलब एक ऐसा आवासीय आवास उपलब्ध कराना, मतलब निर्माण किया जा रहा है जहाँ पे आधुनिकतम संसाधन उपलब्ध रहते हैं, है ना। और कहा जाता है कि विश्व के सभी देश के व्यक्ति वहाँ पे स्वतंत्र रूप से, मतलब विश्व के कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी देश के हो, वहाँ पे स्वतंत्र रूप से रहने का, है ना, स्वतंत्रता होता है। तो वैश्विक गांव उसे कहते हैं कि वैसा आवासीय स्थान जहाँ पे, है ना, विभिन्न देशों के विचारों और विभिन्न धार्मिक मान्यताओं को एक साथ रहने की अनुमति होती है ना, या सभी लोगों के रहने की व्यवस्था की जाती है। वैश्विक गांव का मतलब क्या है ना, वैसा आवासीय स्थान जहाँ पे विश्व के विभिन्न, है ना, विभिन्न व्यक्तियों, विभिन्न विचारों, विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, एक साथ मतलब या उन्हें रहने की व्यवस्था की जाती है। तो क्या कहते हैं, वैश्विक गाँव कहते हैं। भारत में मुंबई में वैश्विक गाँव बनाने, है ना, में काम चल रहा है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें सबसे अगला जो टॉपिक पढ़ना है, इसमें अगला आपका है जो बहुराष्ट्रीय कंपनी की कार्यप्रणाली। बहुराष्ट्रीय कंपनी की कार्यप्रणाली। तो सबसे पहले इसमें आपको समझना है, देखिए, कि बहुराष्ट्रीय कंपनी होता क्या है ना, उसके बाद समझिए कि बहुराष्ट्रीय कंपनी का कार्य क्या क्या होता है। ठीक है, देखिए, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का अगर हम बात करें तो बहुराष्ट्रीय कंपनी हम उस कंपनी को कह सकते हैं, देखिए नाम में ये बहुराष्ट्रीय, नाम में क्या है, बहुराष्ट्रीय। तो कह सकते हैं कि वैसा कंपनी, है ना, जो, है ना, कहने का मतलब कि वैसा कंपनी जो एक से अधिक देशों में, क्या कहेंगे, वैसा कंपनी जो एक से अधिक देशों में, है ना, उत्पादन नियंत्रण, मैंने कहने का मतलब है उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती है। वैसा कंपनी, है ना, जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व यानी कि मालिकाना हक रखती है, उसे क्या कहेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे। 2 नंबर में आएगा एग्जाम में, पूछता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी से आप क्या समझते हैं। तो वैसी कंपनियां, है ना, जो मतलब विभिन्न देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो मतलब कहने का मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन कौन है ना, तो जान जाइए, सैमसंग, ठीक है, टाटा मोटर्स, नोकिया, ठीक है, इन्फोसिस, ठीक है, और बहुत सारा है ना, फोर्ड मोटर्स भी कर सकते हैं इसमें आप, फोर्ड मोटर्स, ठीक है, आदि बहुत सारी कंपनियां हैं जो मतलब एक देश के साथ साथ दूसरे देशों में भी अपने उत्पादन पर नियंत्रण रखे हुए हैं, है ना, कई देशों में कंपनी चला रहे हैं, उस पर सब पे मालिकाना एक ही कंपनी का है। ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी समझ गए होंगे कि वैसा कंपनी, है ना, जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती है, उसे क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी का जो उत्पादन होता है, उत्पादन लागत में कमी करने, जैसे कहने का मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी कार्य कैसे करता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन लागत में कमी करने, अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से, है ना, उन जगहों या देशों में उत्पादन के लिए कारखाना स्थापित करती है। कहने का मतलब है कि बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं, है ना, क्या करता है, मतलब अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से, या मतलब कहने का मतलब उत्पादन लागत में कमी करने, मतलब हर जगह पे कहने का मतलब उत्पादन के लिए मतलब कारखाने स्थापित करती है, और जहाँ उन्हें संस्था है ना, सस्ता श्रम मिले, सस्ता कच्चा वस्तु मिले या अन्य संसाधन मिल जाता है, वहाँ पे अपना कंपनी स्थापित कर लेते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, या किसी भी कंपनी का, है ना।
तो उदाहरण के लिए से भारत के उपभोक्ता में सबसे बड़ी कंपनी डाबर है ना, डाबर को ले सकते हैं, है ना। डाबर अपनी वस्तु का उत्पादन सस्ती भूमि पर सस्ती श्रम पे करता है ना। इसका नेपाल में भी कंपनी है, ठीक है। तो आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने वस्तुओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी केवल एक देश में सीमित रह के रहने वाली नहीं है, एक या दो देशों में, उसका उत्पादन बहुत सारे देशों में होने लगता है, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी का सबसे बड़ा आपत्ति क्या है? आउटसोर्सिंग या बाह्य स्रोती, है ना। और आज ये कंपनियां, है ना, आउटसोर्सिंग ज़्यादा कर रही हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां ना तो सारा उत्पादन खुद करता है ना ही एक जगह उत्पादन करता है, विश्व के अलग अलग देशों से अलग अलग सामान मंगाते रहता है। मतलब इनका आउटसोर्सिंग ज़्यादा है, अलग देशों से ज़्यादा जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए, है ना, डिज़ाइन अलग, मतलब कहने का मतलब हर कोई चीज़ सामान तैयार करते तो उसका हर अलग अलग पार्ट अलग देशों से मंगाते हैं लोग, ठीक है। भारत में इसके बाद कॉल सेंटर, ग्राहक देखभाल सेवा के लिए भारत में कॉल सेंटर ज़्यादा लगाया गया है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, है ना, अपने कारोबार को विश्व स्तर पर लाने के लिए, विश्व स्तर पर बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करती है, ठीक है। और इस तरीके से कह सकते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब विश्व स्तर पर बहुत अधिक मेहनत कर रही है, ठीक है। अगर हम बात करें बहुराष्ट्रीय कंपनी कैसे विश्व के एक दूसरे से जोड़ते हैं, तो आज बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा, माने कई कामों के द्वारा, मतलब पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है कई कारणों से, मतलब विश्व एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, विश्व के अलग अलग देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे पहला है कि लोग करते क्या है कि देखिए, स्थानीय कंपनी को लोग खरीदते हैं, है ना। जो स्थानीय कंपनी, जो छोटा छोटा कंपनी है, उसको खरीद लेते हैं और उसी के प्रचार प्रसार से मतलब अपना काम करते हैं और अपना, मतलब उसमें जैसे कि देखिए, जैसे भारत, जैसे कहा जाता है कि पार्ले समूह का जो थम्स अप ब्रांड है ना, मतलब जो कोका कोला है वो खरीद चुका है, ठीक है। तो लगभग दूसरा बात कि बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने, मतलब स्थानीय कंपनियों के साथ माने संयुक्त रूप से बिजनेस पार्टनर बन जाता है ना। उसमें पूंजी थोड़ा सा लगा दिया, शेयर खरीद लिया उसका, या शेयर मतलब कुछ फंड दे दिया उसे, तो उससे भागीदार कर दे, मतलब भागीदार बन जाता है उसके साथ, है ना। कई बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय जो कंपनी होती है ना, जो बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है, वह मतलब छोटे उत्पादकों का सहारा भी लेती है। जो छोटे छोटे उत्पादक होते हैं, जो उत्पादन करते हैं, छोटे छोटे व्यक्ति, है ना, जो बहुत कम उत्पादन करते हैं सब वस्तुओं का, उसके साथ मिलजुल जाती है और अपना कंपनी, अपना लोगो सब लगा दिया, है ना, तो उसके कंपनी का नाम हो जाता है। जैसे वस्त्र, जूते, खेल के सामान हो गए, या कर सकते हैं, है ना, मतलब बहुत सारा इसका उत्पादन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा ही किया जाता है। इस तरह से कह सकते हैं कि मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है विश्व के दूर दूर स्थानों तक मतलब एक दूसरे से संबंधित हो जाते हैं, है ना। पहला कि कहीं का कोई कंपनी खरीद लेगा, छोटा मोटा कंपनी, या दूसरा कह सकते हैं कि मतलब स्थानीय कंपनियों के साथ ये लोग मतलब बिजनेस, मतलब कहने का मतलब साझेदारी बन जाते हैं, या तीसरा कह सकते हैं छोटे छोटे उत्पादकों के द्वारा जुड़ करके। अगर बात करें वैश्वीकरण, बाज़ारों का एकीकरण, यानी कि वैश्वीकरण कैसे जो है आज बाज़ारों का एकीकरण कर चुका है। तो देखिए, विदेशी व्यापार, चूँकि जानते हैं कि वैश्वीकरण के तहत होता क्या है कि मतलब हम मतलब विश्व के बहुत सारे बाज़ारों को, है ना, एक दूसरे से जोड़ना, इसका मुख्य काम यही है। पूर्व में ही मतलब कहने का मतलब है व्यापार करने की दृष्टि से ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आया, है ना, मतलब भारत आई, और कहा जाता है कि विदेशी व्यापार, कहने का मतलब विदेशी व्यापार हुआ, घरेलू सामानों को एक जगह दूसरी जगह ले जाया गया, वहाँ का सामान यहाँ मतलब भारत में आया। तो देखिए, अगर कहा जाता है कि अगर विदेशी व्यापार पर कोई नियंत्रण सरकार का ना हो, है ना, तो वस्तु एक देश से दूसरे देश में आसानी से आ जाएगा, है ना। कहने का मतलब है कि वैश्वीकरण, देखिए वैश्वीकरण का मुख्य जो उद्देश्य क्या है कि एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के दूसरे देशों से जोड़ना। जैसे भारत में, है ना, माने बहुत पहले मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, तो यहाँ से विदेशी व्यापार शुरू हुआ, है ना, मतलब यहाँ का सामान विदेशों में जाने लगा, विदेशों का सामान यहाँ पे आने लगा। तो यही बताया जा रहा है कि अगर, है ना, विदेशी व्यापार पर नियंत्रण ना हो तो समझिए वस्तु को एक देश से दूसरे देश में लाने में सुगमता होती है और लोगों के सामने विकल्प बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, वैश्वीकरण को जो संभव बनाने वाले कारक हैं, आज वैश्वीकरण क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहा है ना। तो वैश्वीकरण को जो संभव बनाने वाले कारक हैं, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, देखिए, तो वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले जो कारक है उसमें सबसे पहला है प्रौद्योगिकी। क्या है आपका? प्रौद्योगिकी में प्रगति। देखिए, यानी कि आज वैश्वीकरण अगर आज ज़्यादा काफ़ी विकसित रूप में है ना, तो सबसे पहले लोग प्रौद्योगिकी का विकास किए, है ना। प्रौद्योगिकी का मुख्य उत्पादन कारण क्या है कि देखिए, मतलब यह उत्प्रेरित करता है, मतलब जिसके माध्यम से लोग आज समझिए, है ना, दूरी सिमट सा गया है।
मतलब आज पूरा दुनिया एक दूसरे के लिए वैश्विक गांव के रूप में बन चुका है ना। हर लोग एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, यातायात का विकास हुआ, दूरसंचार का विकास हुआ, है ना। इससे हुआ कि भौगोलिक दूरी कम नहीं हुआ, बल्कि मतलब समय का भी मतलब सब सिर्फ है ना समय भी कम कर दिया, बल्कि खर्चा भी घट गया है ना। आज लोग कहने का मतलब है परिवहन इतना ज़्यादा, परिवहन प्रौद्योगिकी इतना ज़्यादा उन्नत है, इतना ज़्यादा विकसित है कि लंबी दूरी को आसानी से है ना हम पार कर सकते हैं। अब जैसे पहले है ना मतलब वस्तुओं को ढोने के लिए कंटेनर का उपयोग किया जाता है ना, उससे लागत आया, फिर रेल का प्रयोग किया गया, अब हवाई यातायात का प्रयोग किया जाता है। तो धीरे धीरे मतलब प्रौद्योगिकी में परिवहन में बहुत ज़्यादा विकसित किया गया है। दूसरा आपका है सूचना प्रसार, है ना, कि आज देखिए आज लोग दूरसंचार सेवा जैसे टेलीफोन, रडार, फैक्स, है ना, फ़ोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, सब जगह संचार उपग्रह सब जगह लगाया जा रहा है ताकि लोग एक दूसरे से आसानी से जुड़ सकें, है ना। हर घर में कंप्यूटर का प्रवेश हो रहा है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज कंप्यूटर बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। आज इंटरनेट का दुनिया है, हम जो चाहते हैं वो हो जाता है ना। घर के कोने में बैठे बैठे भी दुनिया के अलग अलग देशों से जुड़ जाते हैं। ये सब सूचना के प्रौद्योगिकी के कारण हो पाया है, ठीक है। डाक है, ईमेल है, सब चीज़ है। तो इस कारण से मतलब कहने का मतलब सबसे पहला कारक क्या है, मतलब प्रौद्योगिकी। दूसरा है सूचना संचार, यानी कि आज लोग है ना मतलब कहने का मतलब है कि सूचना का क्षेत्र ज़्यादा विकसित हो चुका है ना। मतलब एक दूसरे से जुड़ने का है ना बहुत मतलब माध्यम जो है बहुत आसान है। वो है टेलीफोन हो गया, आपका इंटरनेट है, सबसे बड़ा तो इंटरनेट है। इंटरनेट के सहारे आप है ना घर के कोई कोना बैठे हैं, विदेशों में बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण के विकास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। पूरा विश्व को समझिए नज़दीक ला दिया गया है। तीसरा आपका है विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश का उदारीकरण। आज देखिए तीसरा मतलब जो सबसे बड़ा कारण क्या है इसमें कि आज जो विदेशी व्यापार हैं इसमें उदारीकरण की नीति अपनाया जा रहा है। आज पहले जो कहा जाता है योजना के शुरू होने के वर्षों में जब योजना आया था तो भारत में विदेशी व्यापार पर नियंत्रण था, सरकार नियंत्रित करके रखता था। लेकिन जब 1991 में जब नीति अपनाया गया है ना उदारीकरण, तो इसके तहत जितना भी सरकार का जो अनावश्यक प्रतिबंध होता था पहले है ना, व्यापार पर जो अनावश्यक प्रतिबंध था सबको हटा दिया गया और इस कारण से विदेशी वस्तुओं को आने और ले जाने में आसानी होने लगा। समझ गए। तो वैश्वीकरण के संभव बनाने के कारक में 3-4 चीज़ें, प्रौद्योगिकी यानी परिवहन का क्षेत्र विकसित हुआ है ना, उसके बाद सूचना का क्षेत्र विकसित हुआ, विदेशी व्यापार के लिए उदारीकरण की नीति आई। इस कारण से क्या हुआ, आपका वैश्वीकरण संभव हो गया, ठीक है। ठीक है, देखिए अब जो आपको जानना है विश्व व्यापार संगठन के बारे में। विश्व व्यापार संगठन, इसको इंग्लिश में है ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, यानी कि संक्षेप में कह सकते हैं WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए विश्व व्यापार संगठन जो है कहा जाता है कि देखिए इसका जो स्थापना हुआ था, देखिए मतलब यह एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका स्थापना हुआ आपका 1 जनवरी है ना जनवरी 1995 में। इसका स्थापना कब होता है, इसका स्थापना होता है आपका जनवरी 1995 में, ठीक है। यह एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, है ना। इसका संकल्प ही है कि मतलब हम पूरे विश्व में है ना व्यापार की नीति को मतलब एक सुचारू रूप से चलाएंगे, मैंने कोई बाधा व्यापार में होगा नहीं। इसलिए इसका स्थापना किया गया जनवरी 1995 में। और इसके अभी जो कुल वर्तमान में जो सदस्य हैं, वर्तमान में सदस्य आपके किताब के अनुसार 149 याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में 149 देश इसके वर्तमान में भी सदस्य हैं, है ना। और इसका जो आपका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय स्थित है जेनेवा में। मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में, ठीक है। इसका मुख्यालय है जेनेवा में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि विश्व व्यापार संगठन क्या है ना। तो विश्व व्यापार संगठन को संक्षेप में WTO कहते हैं। यह एक प्रकार का क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, ठीक है। इसका स्थापना हुआ था जनवरी 1995 ईस्वी में और इसमें वर्तमान अभी 149 देश इसके सदस्य हैं, भारत भी इसका सदस्य है। इसके बाद इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है, जेनेवा में है ना। तो इस तरीके से मतलब विश्व व्यापार संगठन का कुछ अपना नियम होता है, नियम निर्धारित करते हैं और जितने भी सदस्य देश होते हैं सभी को मतलब मुक्त व्यापार की सुविधा देता है। और विकसित देश मतलब कहने का मतलब है कि है ना हर तरीके से मतलब जितने भी सदस्य देश हैं नियमों का पालन करते हैं। जो विकसित देश होते हैं है ना, वह विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार पर जो अवरोध बना के रखे हैं, है ना, जो बाधा बने हुए हैं,
और दूसरे जो विकासशील देश है उन्हें दबाव डालकर उन्हें व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया जाता है। जो मतलब विकासशील देश है, जो मतलब विकास के पथ पे चल रहे हैं, उन देशों में व्यापार पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। मतलब वहाँ पे उदारीकरण का नीति अपनाया जाएगा, मतलब ये लोग विवश कर देते हैं, ठीक है। और वही जो विकसित होते हैं पूर्ण रूप से, वो थोड़ा सा कड़क हो जाते हैं, है ना, मतलब मनमानी ज़्यादा करने लगते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, पूछेगा अगर विश्व व्यापार संगठन से क्या समझते हैं तो लिखना यही है ना, कि यह एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। और इसका स्थापना हुआ था जनवरी 1995 में, है ना। और इस समय इसके वर्तमान सदस्य कितने, 149 देश इसके सदस्य हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है, ठीक है। तो अभी तक क्या समझे कि मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होता है ना, बहुराष्ट्रीय कंपनी कार्य कैसे करता है, ठीक है। उसके बाद पढ़े कि वैश्वीकरण को संभव बनाने का कारक, तो प्रौद्योगिकी, सूचना और विदेशी व्यापार में उदारीकरण करनी थी। इन तीनों के द्वारा आज वैश्वीकरण संभव है, हो पाया है पूरे विश्व में। इसके बाद पढ़े विश्व व्यापार संगठन, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसका स्थापना याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जनवरी 1995 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में, सदस्य देश 149, ठीक है। तो आज आपका इतना ही रहेगा और आपको अगले दिन इसमें आगे आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।